तो आज हम इस वीडियो में एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस का सेगमेंट देखेंगे और उसके साथ में कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के कैश फ्लो, साथ ही में डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज और कंपनी के प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है, इन जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस ये कंपनी फाइनेंस और साथ ही में इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल मार्केट में होता है उसका यहाँ पर बिजनेस करती है। तो ये देखने से पता चलता है कि कंपनी फाइनेंस सेगमेंट में मतलब एनबीएफसी सेगमेंट में काम करती है और ये कंपनी हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नॉन डिपॉजिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कोर के तौर पर हमें रजिस्टर भी देखने को मिली है। और साथ ही में ये कंपनी एफ सेगमेंट और इक्विटी सेगमेंट इनमें यहाँ पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करती है। साथ ही में कंपनी कमोडिटी मार्केट्स में भी हमें ट्रेड यहाँ पर करते हुए देखने को मिलती है। तो पूरा कंपनी का जो बिज़नेस है वो फाइनेंशियल सेगमेंट से रिलेटेड है और साथ ही में कंपनी एफ और इक्विटी सेगमेंट में काम करती है। तो शेयर मार्केट में कंपनी को एक्यूरेट बिजनेस करना पड़ेगा, तभी कंपनी को सक्सेस मिलेगा और इसके लिए हमें कंपनी के फाइनेंशियल है उसमें कंपनी ने कैसे नंबर डिलीवर किए उसके बाद ही पता चलेगा कि कंपनी अपने फाइनेंशियल में मतलब इक्विटी और एफ सेगमेंट से कैसा बिजनेस कर रही है और कंपनी को उसमें सक्सेस मिल रहा है या फिर नहीं। तो एक अच्छे बिजनेस सेगमेंट में काम कर रही है, लेकिन साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल भी देखना इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे। तो 53 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, तो अभी बहुत ही छोटी कंपनी है। और उसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो थोड़ा सा महंगा मतलब 28.8 है। और उसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 0.98 और कंपनी का आरओई 0.64। बहुत ही कम नंबर आरओसी और आरओई में कंपनी के देखने को मिले, तो इसमें कंपनी को बहुत ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम कंपनी के वेरियस सेगमेंट में पिछले 6 से लेकर 7 साल में कैसे नंबर डिलीवर किए वो इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 2 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके अगले साल ये 3 करोड़ करा, इसके अगले साल फिर से 2 करोड़, इसके अगले साल फिर से ड्रॉप होकर 1 करोड़, इसके अगले साल बढ़कर 1.96, इसके अगले साल बढ़कर 3.96 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 4 करोड़। तो कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत ही वोलेटाइल देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का अभी मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। तो इस वजह से कंपनी में हमें रिस्क और वोलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, जो कि इस कंपनी के सेल्स में अभी देखने को मिला है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, जो कि इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में देखने को मिले, लेकिन इसमें भी बहुत ही वोलेटाइल कंपनी के नंबर्स देखने को मिले। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बहुत ही अप एंड डाउन्स कंपनी के नंबर्स में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिला है, जो कि नेट प्रॉफिट में भी इस वजह से हमें नंबर्स है वो बहुत ही वोलेटाइल देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी देखेंगे तो ये पॉजिटिव में ज़रूर है, लेकिन बहुत ही अप एंड डाउन इसमें कंसिस्टेंट हमें देखने को मिला है। तो इसमें भी कंपनी को स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। और उसके बाद मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 0.07 था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 0.11 हुआ, लेकिन इसके अगले 2 साल देखेंगे तो फिर से डाउन होकर 0.02 और 0.01 हुआ। इसके अगले साल बढ़कर 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया, इसके अगले साल फिर से ड्रॉप होकर 60 लाख और उसके बाद अगले साल फिर से मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1.86 हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट में फिर से ग्रोथ की। तो नेट प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो इसमें भी बहुत ही वॉलेटाइल्स और बहुत ही अप एंड डाउन परफॉर्मेंस देखने को मिले। और साथ ही में कंपनी के अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी के नंबर से उसमें भी हमें अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स बहुत ही वॉलेटाइल है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इन सभी मेन सेगमेंट में कंपनी के नंबर से बहुत ही अप एंड डाउन और वॉलेटाइल है, जिस वजह से हम कंपनी में ट्रस्टली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और इसी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर का परफॉर्मेंस जो वॉलेटाइल है उस वजह से हम कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। और उसी वजह से हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ही थोड़ा करना पड़ेगा ताकि हमें ज़्यादा रिस्क ना हो। और उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगभग 17 करोड़ के है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। तो कंपनी का डेट फ्री होना एक अच्छा साइन है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को सेल्स के नंबर्स में भी अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी ये जो कंपनी डेट फ्री है उसका बेनिफिट है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट को हो पाएगा। तो कंपनी के बैलेंस शीट में अच्छा परफॉर्मेंस है। और उसके बाद कैश फ्लो देखेंगे तो
ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी के जो नंबर है वो अभी मार्च 23 में लॉस में गए, तो एक निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो पिछले 4 साल से कंसिस्टेंट लॉस है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी के जो नंबर्स है वो अभी हमें प्लस में यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन साथ ही में फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो इसमें भी मैक्सिमम नंबर कंपनी के माइनस और ज़ीरो में देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी के नंबर अभी जो लॉस में गए वो कंपनी को पॉजिटिव में लाने पड़ेंगे। और साथ ही में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी के नंबर लॉस मेकिंग और ज़ीरो है, तो इस वजह से कंपनी को इसमें बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि कंपनी का नेट कैश फ्लो जो कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग और माइनस में जा रहा है वो प्लस में आए और कंपनी एक नेट कैश रिच कंपनी बने। और उसके बाद कंपनी का डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो बहुत ही हाई कंसिस्टेंट कंपनी के डेप्टर डेज देखने को मिले, और अभी भी 200 डेज़ के ऊपर डेप्टर डेज है, जो कि इस वजह से कंपनी के पास जल्दी पेमेंट नहीं आता। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो इसके नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो ये भी बहुत ही हाई नज़र आए। ज़रूर मार्च 23 में कंपनी ने इसको कम किया है, लेकिन अभी भी 150 डेज़ के ऊपर कंपनी के इन्वेंट्रीज है, जो कि इस वजह से कंपनी को इन्वेंट्री बेचने में भी बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, वो हमें पता चलता है, जो कि ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 0% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक के पास अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पूरे हमें शेयर देखने को मिले। तो ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है, वो हमें कंपनी के रिलेटेड देखने को मिला। तो मैक्सिमम सेगमेंट में अगर हम एनसीएल रिसर्च कंपनी के देखेंगे तो कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स हमें फाइनेंशियल से लेकर वेरियस सेगमेंट में देखने को मिले, जिसमें कंपनी पॉजिटिव नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में पॉजिटिव में ज़रूर परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन वो बहुत ही कम और वॉलाटाइल है, जो कि कभी भी माइनस और ज़ीरो हो सकता है और कभी भी बढ़ सकता है। तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। नेट कैश फ्लो कंपनी का कंसिस्टेंट माइनस और ज़ीरो है। कंपनी का बोरंग्स अगर हम देखेंगे तो ज़ीरो ज़रूर है, लेकिन डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज बहुत ही हाई है, जो कि कंपनी के बिजनेस को बहुत ही इम्पैक्ट कर रहा है। और इन सब रीज़न की वजह से हम कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते, और साथ ही में कंपनी के प्रमोटर के पास ज़ीरो हिस्सेदारी, ये तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और इसी वजह से हमें बिल्कुल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए जब तक कंपनी के फाइनेंशियल में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती, और स्पेशली कंपनी का सेल्स में अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, और कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी नहीं आती। ये सब कंपनी के रिलेटेड जो पॉइंट है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती, तब तक हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए।